हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल आरो टू हिस्ट्री। ऐसे तो मैं फिलहाल क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का सीरीज है वो चला रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ और वीडियोज भी डालूंगा। और उसी सिलसिले में आज मैं एक अलग वीडियो डाल रहा हूँ जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजी में कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो मेरा एक प्रयास है कि मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करूँ। अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम स्टोन एज की बात करेंगे। स्टोन एज जिसको कि पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, और इस पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 भागों में बांटकर देखा गया है: लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। यह जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है उसका काल इतिहासकारों का मानना है कि 2 मिलियन बीसी से लेकर 1 लाख बीसी तक या 1 लाख साल पहले तक का जो पीरियड है वो माना जाता है कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है। ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, इसका जो जीवन यापन था मुख्यतः लोगों का हंटिंग और गैदरिंग पर निर्भर करता था। और ये जो हम बंटवारा करते हैं अलग अलग पीरियड में, ये बंटवारा बेसिकली टूल्स के आधार पर की जाती है। अलग अलग टाइम में अलग अलग टूल्स मिले हैं, उन्हीं टूल्स के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अलग अलग पीरियड को बांटते हैं। और जो भी बेसिकली टूल्स मिले हैं वो स्टोन्स के मिले हैं, इसलिए इसको पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। लिथिक का मतलब ही स्टोन होता है। जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का बाद का पीरियड है वो है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का जो काल माना जाता है वो 1 लाख साल से लेकर 40,000 साल तक का पहले का जो पीरियड है, हम कह सकते हैं कि 1 लाख ईयर टू 14,000 ईयर्स एगो जो समय था वो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का समय था। उसमें भी एक अलग किस्म के टूल्स पाए गए। टूल्स पर हम अलग से फिर चर्चा करेंगे। एक क्लास में सिर्फ टूल्स पर ही लूँगा, उसमें टूल्स पर बताऊंगा। और जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड है उसके बाद अपर पैलियोलिथिक पीरियड आता है, जिसका पीरियड माना जाता है 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है वो माना जाता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड है, जिसमें कि डबल साइड ब्लेडेड टूल्स पाए गए हैं। तो ये 3 पीरियड है जो स्टोन एज को हम अलग अलग लेयर्स में या अलग अलग नाम से टूल्स के आधार पर बांटते हैं। तो ये 3 मुख्यतः पीरियड है। उसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड का, उसके बाद का जो पीरियड है वो मेजोलिथिक पीरियड माना जाता है। जो मेजोलिथिक पीरियड है उसका काल नॉर्मली 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक माना जाता है, जिसमें कि हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ फिशिंग की भी शुरुआत हो गई थी। लिटिल बिट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की भी शुरुआत हो गई थी। और इसमें जो टूल्स मिलते हैं उनको हम माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं। उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड। माना यह गया है कि नियोलिथिक पीरियड और मेजोलिथिक पीरियड करीब करीब साइड साइड एक साथ बोथ पैरेलल चल रहे थे बहुत जगहों पे। तो नियोलिथिक पीरियड का भी जो काल है, जो इतिहासकारों के अनुसार 7,000 बीसी से लेकर 3,500 बीसी तक माना जाता है। और यही वो पीरियड है जिसमें फूड प्रोडक्शन की शुरुआत होती है। कुछ लोग इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। गॉर्डन चाइल्ड का मानना है कि दिस इज अ नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो ये फूड प्रोडक्शन की शुरुआत होती है। हालांकि ये रिवॉल्यूशन है कि नहीं है ये भी एक डिबेट का विषय है, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये मानना है कि इस पीरियड में फूड प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई थी। तो ये जो स्टोन एज का जो पीरियड है वो करीब करीब यही है। पहले पैलियोलिथिक, फिर उसके 3 भाग, फिर मेजोलिथिक और उसके बाद नियोलिथिक, या हम मेजोलिथिक और नियोलिथिक को कह सकते हैं कि वो साथ साथ चल रहे थे। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पीरियड है भारतीय इतिहास में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो जिसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन या फर्स्ट अर्बन कल्चर भी कहते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पीरियड जो है खास करके अगर हम मैच्योर फेज की बात करें, अर्ली हड़प्पा तो अलग है, लेकिन हम मैच्योर फेज की बात करें तो 2 सेट्स ऑफ हिस्टोरियंस हैं जो अलग अलग पीरियड बताते हैं। एक सेट है, ग्रुप है हिस्टोरियन का
जो मानता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका मैच्योर फेज है 2800 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, मतलब 2800 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का पीरियड इसको मानते हैं मैच्योर फेज। 1750 बीसी के बाद उनका मानना है कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा। दूसरा सेट जो है वो मानता है कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, मतलब शुरुआत का टाइमिंग जो है वो दोनों ग्रुप जो हिस्टोरियंस हैं उनमें एक मतभेद है। जो डिक्लाइन, जिसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया, मतलब 1750 बीसी, उस पर मतभेद नहीं है। तो ये पीरियड माना गया है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन था और जिस पर हम डिटेल एक अलग चैप्टर देंगे, अलग बात करेंगे। लेकिन अभी तक हम फिलहाल उसके पीरियड्स की बात कर रहे हैं। जो एक अर्बन सिविलाइजेशन था और बेसिकली व्हीट कल्टीवेटिंग पीपल थे वो। हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो पीरियड है हमारे देश में वो वैदिक कल्चर माना जाता है, वैदिक पीरियड माना जाता है। वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा पीरियड जो है वो उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक काल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ऋग वैदिक पीरियड का जो काल है, अर्ली वैदिक पीरियड का, वो काल जो है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। और जो लेटर वैदिक का पीरियड है वो पीरियड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है, जिसमें अन्य वेदों की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, अरण्यक की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद जो है उसको माना जाता है कि वैदिक पीरियड का लास्ट ग्रंथ है, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, मतलब वेदों वैदिक ग्रंथों का अंत। तो ये 600 बीसी तक का जो पीरियड है, 1500 से लेकर 600 बीसी तक का जो पीरियड है वो वैदिक पीरियड माना जाता है। ये 600 बीसी के बाद का जो पीरियड है, जिसको कुछ लोग सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं, और सही भी कहते हैं कि इसलिए कि उस समय शहरों का विकास हुआ, ट्रेड का विकास हुआ, तो सेकंड अर्बनाइजेशन माना जाता है। 600 बीसी के बाद का जो पीरियड है वो बहुत सारे पहलुओं से एक क्रांतिकारी या एक बदलाव का समय था। उसमें रिलीजन के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए और पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत सारे बदलाव आए। इसी के बाद 62 सेक्टारियन ग्रुप डेवलप होते हैं, जिसमें कई बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, इन सब का डेवलपमेंट इसी पीरियड में होता है। तो हम देखते हैं कि एक फिलॉसफिकल या रिलीजियस थॉट में बदलाव आता है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल चेंजेज आ रहे थे और 16 महाजनपदों की उत्पत्ति होती है, उनका विकास होता है, और इन 16 महाजनपदों में मगध जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर उभरता है। अब मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर क्यों उभरता है, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, उस पर एक अलग से क्लास ली जा सकती है। फिलहाल चूंकि मैं क्रोनोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो अभी क्रोनोलॉजी तक ही सीमित रहता हूँ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद विभिन्न सेक्टारियन ग्रुप्स का विकास होता है और राजनीतिक विकास भी होता है, जिसमें 16 महाजनपदों में मगध जो है वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाता है। और मगध में जो सबसे पहला राजवंश, जो ताकतवर राजवंश माना जाता है, वो हर्यक वंश था, जिसका पहला राजा था बिंबिसार, और दूसरा महत्वपूर्ण राजा था अजातशत्रु, और तीसरा जो महत्वपूर्ण राजा था वो उदयन था। इसी पीरियड से राज्य विस्तार की शुरुआत होती है। बिंबिसार को माना जाता है कि सबसे पहले उसने अंग पर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में कर लिया। अगर हम कहें तो फर्स्ट इन्वेजन फॉर एनेक्सेशन या फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्पेरियलिज्म हम इसको कह सकते हैं। इस हर्यक वंश में, हर्यक डायनेस्टी में जो बिंबिसार का पीरियड है वो माना जाता है 544 बीसी, 544 बीसी से लेकर 492 492 बीसी तक का जो पीरियड है वो बिंबिसार का पीरियड माना जाता है। उसके बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु का जो पीरियड है वो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और 460 ईसा पूर्व के बाद 460 से 444 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो माना जाता है उदयन का पीरियड था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। वहाँ शिशुनाग वंश का जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा थे वो शिशुनाग और कलाशोक थे, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। जो नंद वंश आता है उसमें
महापद्मनंद सबसे पहले महत्वपूर्ण राजा थे, जो अंतिम राजा था वो धननंद था। उसी धननंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य उसको पराजित करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब जो ये मौर्य वंश की स्थापना हुई, यह उस समय का सबसे एक ताकतवर साम्राज्य की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक इस वंश के महानतम राजा हुए। इसका जो पीरियड माना जाता है मौर्य वंश का, तो 324 बीसी से और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 321 बीसी से लेकर 187 बीसी तक और कुछ इतिहासकार 185 बीसी तक मानते हैं। तो ये थोड़ा सा मतभेद है लोगों में। तो जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के हाथों होती है, जो उसका कमांडर था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 187 बीसी में उसकी हत्या होती है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 185 बीसी में उसकी हत्या होती है और उसके बाद मौर्य वंश समाप्त हो जाता है और फिर से एक नए वंश की स्थापना होती है मगध में, और वो वंश है शुंग वंश। अब इस मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त का पीरियड है, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड है, वो 324 से 292 ईसा पूर्व है और 292 ईसा पूर्व के बाद बिंदुसार शासक बनता है और बिंदुसार का जब शासक बनता है तो उसका पीरियड है 292 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक, मतलब 273 ईसा पूर्व तक उसका शासन है। उसके बाद अशोक का पीरियड आता है 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। अब ये जो 4 साल का गैप है बिंदुसार और अशोक के पीरियड में, तो ये भी एक डिबेटेबल गैप है, एक डिबेट है। तो ये इस पर हम कभी चर्चा करेंगे अलग से, लेकिन इन दोनों के शासन के बीच में 4 साल का गैप हमको प्राप्त होता है। तो ये तीनों जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका शासन काल है, उनका पीरियड है। और अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ, जिसकी हत्या होती है, वो मैं बता ही चुका हूं कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार 187 बीसी में और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 185 बीसी में उसकी हत्या होती है। मौर्य के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। पुष्यमित्र शुंग उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था। 187 बीसी से लेकर 75 बीसी तक का जो पीरियड है वो शुंग वंश का पीरियड है, जो मगध में शासन करते हैं। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है और कण्व वंश का जो पीरियड है वो 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक माना जाता है। 30 बीसी के बाद का जो पीरियड है वो माना जाता है, खास करके अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में सातवाहनों का पीरियड जो है वो 30 बीसी के बाद का पीरियड माना जाता है। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे साम्राज्य बने उनका ये शासन काल है, उनका ये पीरियड है। इन बिटवीन कुषाण वंश भी भारत में शासन करता है और कुषाण वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कनिष्क था और कनिष्क का जो शासनकाल शुरू होता है वो 78 एडी से उसके शासनकाल की शुरुआत होती है। इसके बाद भारत में फिर से एक अखिल भारतीय हम अगर कहें या एक लार्ज एम्पायर कहें, बृहद साम्राज्य की स्थापना वो गुप्त काल में होती है, जिस गुप्त काल को बाद में लोग गोल्डन पीरियड भी एंशिएंट इंडिया का कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त इसके बड़े महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। और इसी शासन के बाद भारत में जब पतन होता है गुप्त साम्राज्य का, तो उसके बाद भारत में फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है और उसके बाद से हम अर्ली मेडिवल पीरियड में जाते हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसके शासन के बारे में भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 319 एडी में, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 320 एडी में इसकी शुरुआत होती है और 320 से लेकर 330 एडी तक ये शासन करता है चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासन करता है। समुद्रगुप्त 330 से 380 एडी तक शासन करता है और समुद्रगुप्त के बाद 380 से लेकर 414 एडी तक चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं, वो विक्रमादित्य का शासन का पीरियड है। विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त शासक बनता है, जो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक एडी तक शासन करता है और कुमारगुप्त के बाद
अष्टम गुप्त शासक बनता है, जिसका जो शासनकाल है वो 455 से लेकर 407 एडी तक का उसका पीरियड माना जाता है। तो ये 4-5 जो महत्वपूर्ण शासक हैं गुप्त वंश के, उनका ये कार्यकाल है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक आते हैं हर्षवर्धन, जो बाद में बौद्ध धर्म को भी अपना लेते हैं, और कुछ इतिहासकार तो उनको लास्ट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं। हालांकि ये डिबेट है कि वो हिंदू रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो जब मैं हर्षवर्धन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बात बताऊंगा कि ये डिबेट क्यों है और इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। उनको सकल उत्तरापथनाथ भी कहा जाता है। तो ये और उनका जो शासनकाल है वो 606 एडी से लेकर 647 एडी तक का काल उनका शासनकाल माना जाता है। तो जो हम प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण पीरियड है और महत्वपूर्ण शासन है, उनके बारे में इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक भी देता हूं। आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए। उस पर समय समय पर मैं कुछ PDF, कुछ नोट्स वगैरह डालता रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरे साथ सिर्फ YouTube पर ही नहीं, मेरे साथ टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है, टेलीग्राम का जो मेरा एक चैनल है, उस पर भी मेरे साथ जुड़े रहिए। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम का मेरा लिंक दिया रहेगा। सो support me, subscribe my channel. I will again come before you with new topic. Thank you for watching me. See you again with a new video on new topic.